दोस्तों हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को बेरूत में बदल दिया है। ऐसे हमले किए हैं कि देखकर नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं। इस्राएल में आज 500 से ज्यादा बार सायरन बजे हैं और करीब 340 रॉकेट दागे गए हैं, जिसके बाद अब नेतन्याहू को सीज फायर की याद आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भी तमाम खबरें लेकर हाजिर हूँ। आज आपको बताऊंगी एक एक करके सारी खबरें डिटेल के साथ, लेकिन पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ दोस्तों कि वीडियो में अपना नाम जरूर लिखा करिए। आप जिस शहर से हैं, जिस इलाके से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वहां का नाम अपने नाम के साथ जरूर लिखा करिए। इससे हमें मदद मिलती है आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आने की। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों पर हुए आतंकी हमले के बाद ईरान और इराक ने की निंदा। कहा पाकिस्तान सरकार हमलावरों को दे कड़ी सजा। अब तक 150 से अधिक की मौत। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को बनाया बेरूत। इस्राइल पर 340 रॉकेट दागे, दहल गए नेतन्याहू। तेल अवीव में तबाही देख नेतन्याहू को याद आया सीज फायर। सीनियर इस्राएली अधिकारी बोले इस्राइल अगले कुछ दिनों में लेबनान में लड़ाई रोकने की कर रहा तैयारी। हिजबुल्लाह ने बेरूत के दक्षिण इलाके में 200 से ज्यादा जासूस को धर दबोचा। इस्राइल को एयर स्ट्राइक की प्लानिंग करने में कर रहे थे मदद। ईरान के आर्मी चीफ ने दिया बड़ा बयान। कहा इस्राइल का वजूद अगले 25 साल में खत्म हो जाएगा। अरब लीग ने इराक को दिया समर्थन, की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील। इस्राइल की बढ़ गई मुश्किलें। ईरान ने इस्राइल के हजारों नागरिकों और सिक्योरिटी अफसरों की निजी जानकारी की हासिल, हमले के लिए कर सकता है इस्तेमाल। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों आज सबसे पहले पाकिस्तान में शिया मुसलमानों पर जो हमले हुए हैं उसकी बात करती हूँ, क्योंकि इस दर्दनाक घटना में सैकड़ों लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थी। इस हमले पर पूरी दुनिया ने अपना गम जाहिर किया है और सबसे ज्यादा शोक जताया है ईरान और इराक के धार्मिक नेताओं ने। ये मामला गुरुवार यानी कि 21 नवंबर को तब शुरू हुआ जब उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के कराची से पेशावर जा रहे शिया समुदाय के लोगों पर आतंकवादी हमला हुआ। दरअसल कुछ आतंकवादियों ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। इसमें 42 लोग मारे गए, इनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। दोस्तों इसके बाद शिया समुदाय ने जवाबी हमला किया, फिर दोनों संप्रदाय के बीच तनाव बढ़ता चला गया। हिंसा बढ़ते देख सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि दोनों समुदाय के बीच सीज फायर लागू किया जाएगा। कितने दिनों का सीज फायर ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन आपको बता दूं पहले कि इस हमले के पीछे की असल वजह क्या है। दरअसल इस हमले की असल वजह है भूमि विवाद। जी हाँ, शिया और सुन्नी समुदाय के बीच ये विवाद एक कृषि भूमि को लेकर है, जिसे लेकर दोनों समुदाय यानी कि शिया बहुल जनजाति मालेखेल और सुन्नी बहुल जनजाति मडगी कलाय के बीच हिंसा बढ़ गई है। पारा चिनार से 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बोशेरा गांव में स्थित भूमि के एक टुकड़े को लेकर ये दंगे भड़के हैं। ये कृषि भूमि है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका स्वामित्व जो है वो शिया जनजाति के पास है, मगर खेती करने के लिए इसे सुन्नी जनजाति को पट्टे पर दिया गया। इसी साल जुलाई में पट्टे की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, मगर सुन्नी मुसलमानों ने जमीन वापस करने से मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों संप्रदाय के बीच हिंसा हो रही है। दोस्तों केपीके प्रांत की सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि दोनों संप्रदाय के बुजुर्गों ने बैठक में फैसला किया है कि मारे गए लोगों के शव एक दूसरे को लौटा दिए जाएं। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी है कि जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उन्हें भी लौटा दिया जाए। कैदियों में महिलाएं भी शामिल हैं। दोनों समुदाय के बीच हुई झड़प में अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। भीषण हिंसा के बीच दोनों संप्रदायों के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद 7 दिनों तक सीज फायर का पालन करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों रविवार यानी कि संडे को 21 लोगों की मौत हो गई। वहीं शनिवार को मारे गए 32 लोगों में 14 सुन्नी और 18 शिया संप्रदाय के लोग शामिल थे। अब इस घटना पर ईरान के वरिष्ठ आलिम आयतुल्लाह
हुसैन नूरी हमदानी ने भी गहरी निंदा की है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि वो हमलावरों को कड़ी सजा दे ताकि मुस्लिम समुदाय में एकता बनी रहे और इन हमलों में पाकिस्तान का सुरक्षा वातावरण मौजूद हो सके। इसके साथ ही इराक के प्रमुख शिया आलिम आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी ने भी इस हमले की कड़ी आलोचना की और कहा कि एक बर्बरता है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आतंकवादियों को सख्त सजा देने की आवश्यकता यानी कि इम्पोर्टेंस पर जोर दिया है। अब बात इसराइल और हिजबुल्लाह की करते हैं। दोस्तों, इसराइली वॉरप्लेन से एक बार फिर बेरूत के दाहिए इलाके को बमबारी का निशाना बनाया गया। इस हमले में कई रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स तबाह हो गई। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि धुएं का गुबार उठ रहा है। इस हमले के बाद किस तरह की तबाही हुई इसकी भी तस्वीरें आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। हर तरफ मलबा और धुएं का गुबार है। इस्राएली वायुसेना ने बेरूत के हरीक मोहल्ले को भी निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए हैं। इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, बेरूत पर हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 340 रॉकेट दागे हैं और तेल अवीव को बेरूत बना डाला है। आपको दो तस्वीरें दिखाती हूँ, देखिए आपके स्क्रीन पर। एक ओर बेरूत है और दूसरी ओर तेल अवीव। ज्यादा फर्क नहीं है तस्वीरों में, पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा बेरूत है और कौन सा तेल अवीव। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हिजबुल्लाह चीफ ने कहा था कि तेल अवीव को बचा कर रखना और बेरूत पर इसराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को निशाना बनाया भी। सुबह से हिजबुल्लाह ने 340 रॉकेट दागे हैं जिसमें इसराइली टाउन, सिटीज और आर्मी के ठिकाने निशाना बने हैं। अल मयादीन ने रिपोर्ट किया है कि आज सुबह से 504 बार एयर रेड सायरन बज चुके हैं। ऐसे में सोचिए दोस्तों कि इसराइल ये दावा कर रहा था कि उसने हिजबुल्लाह के 80% हथियार खत्म कर दिए हैं। अगर 80% हथियार इसराइल ने खत्म कर दिए होते तो फिर हिजबुल्लाह के पास ऐसे खतरनाक और हाईटेक हथियार कहां से आए, ये सोचने वाली बात है। इस्राएली मीडिया में भी इसी बात की हलचल मची हुई है कि क्या ये वही हिजबुल्लाह है जिसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। इस बीच हिजबुल्लाह ने नहारिया और अक्का की तरफ अपनी रॉकेट लॉन्चिंग का वीडियो जारी किया है। देखिए वीडियो। हिजबुल्लाह के ऐसे खतरनाक हथियार देखकर इसराइल और अमेरिका सब दंग है। इसराइल तो अब सीज फायर की मांग करने लगा है। जी हाँ, पहले बेरूत पर हमले किए, उसके बाद जब हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को निशाना बनाया तो सीज फायर याद आ गया नेतन्याहू को। खबर है कि लेबनान और इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच तबाही, रॉकेट हमले और हवाई हमले के बाद अब इसराइल लड़ाई खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर पर सहमति जताई है, लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी हल होने बाकी हैं। ये समझौता अमेरिका के समर्थन से हुआ है और इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब इस फैसले को जनता के सामने पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, ये एक इस्राएली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल की ही खबर है। एक सीनियर इसराइल अधिकारी ने इसराइल के न्यूज चैनल 14 को बताया कि इसराइल अगले कुछ दिनों में लेबनान में लड़ाई रोकने की तैयारी कर रहा है। अब आप ये समझिए कि मार से भूत भागते हैं। आज तकरीबन 240 रॉकेट से हमले के बाद जिस तरह की तस्वीर इसराइल के तेल अवीव और जाइफा समेत दूसरे शहरों की निकलकर सामने आई, उसके बाद इसराइल की तरफ से समझौते का बयान आना कोई नई बात नहीं है। दोस्तों, कल तक इस्राएली हमले में गजा के लोग आंसू बहाते नजर आ रहे थे, लेकिन आज हिजबुल्लाह के हमले से इसराइलियों को आंसू बहाना पड़ रहा है। वो आंसू बहाने पर मजबूर हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने या कहें कि मजबूर कर दिया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर हिजबुल्लाह को लेकर सामने आई है। हिजबुल्लाह ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में 200 से ज्यादा जासूसों को धर दबोचा है, यानी कि गिरफ्तार किया है, जिसमें अमेरिकी, फ्रांसीसी, ब्राजीली और 50 से ज्यादा सीरियाई शामिल है। इन जासूसों के मोबाइल फोन से ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो दाहिया इलाके की थी। यही वो जगहें हैं जिन पर इसराइल ने बाद में बमबारी की है। इन तस्वीरों से इसराइल को एयर स्ट्राइक्स की प्लानिंग और उसके बाद स्ट्राइक्स के असर को परखने में मदद मिली। अगर कोई इमारत पूरी तरह तबाह नहीं होता
तो इसराइल दूसरी बार वहीं हमला करता था। मतलब साफ है कि ये जासूस जो हैं ये जासूसी कर रहे थे और इसराइल की मदद कर रहे थे हमले को अंजाम देने में। वही खबर ये भी है कि हिजबुल्लाह ने आज 51 ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 6 मिलिट्री गाड़ियां जिसमें 5 मार्कवा टैंक शामिल है तबाह कर दिए। 9 मिलिट्री बेस और 6 बैरक्स पर हमले हुए। 38 रॉकेट दागे गए और 4 एडवांस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यानी कि SAM ने भी इसराइली ड्रोन को लेबनानी हवाई क्षेत्र से खदेड़ दिया। इसराइल के ऊपर अब हर तरफ से पहाड़ ही पहाड़ टूट रहा है दोस्तों। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को भयानक तरह से निशाना बनाया। अब दोस्तों एक तलवार इसराइल के पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट के सर पर भी लटक रही है। दरअसल इसराइल के पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट अमेरिका का दौरा करने वाले हैं, लेकिन वो मुश्किल से अमेरिका जा पाएंगे क्योंकि ये उनका पहला विदेशी दौरा होगा जब वे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि ICC ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उसके बाद से ये इनका पहला विदेश दौरा होगा। गैलेंट यूरोपीय हवाई क्षेत्र से गुजरते हुए अमेरिका जाएंगे और इस दौरान वो उन देशों से भी गुजर सकते हैं जिन्होंने ICC के आदेशों का पालन करने का ऐलान किया, यानी कि जिन्होंने ये कहा है कि अगर नेतन्याहू और गैलेंट उनके देश आते हैं तो वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इसलिए जिन जिन देशों में गिरफ्तारी हो सकती है उनका एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दूसरे रूट से अमेरिका जाना होगा और ये उनके लिए दोस्तों तकलीफ दे होने वाला है। वहीं एक और बुरी खबर ये है कि इसराइल हायुम नामक अखबार ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें ये दावा किया गया है कि ईरान ने इसराइल के हजारों नागरिकों जिसमें सिक्योरिटी सर्विसेज के उच्च अफसर भी शामिल हैं उनकी निजी जानकारी हासिल कर ली है। ये जानकारी ईरान को इसराइल के इन अफसरों की गतिविधियों और योजनाओं को ट्रैक करने की क्षमता देती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब इन लोगों को सही समय पर निशाना बना सकता है। ईरान की सुरक्षा एजेंसियां अब इसराइल के सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के कर्मचारियों की भी निगरानी कर रही है। इसके अलावा दोस्तों ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसवी ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसराइल का वजूद 25 साल से ज्यादा टिकना नामुमकिन है, मुश्किल है, यानी कि अगले 25 साल तक इसराइल नहीं बचेगा। मुसवी ने कहा कि ईरान का समर्थन फिलिस्तीनी प्रतिरोध और गजा के लोगों के लिए जारी रहेगा और यह समर्थन पूरी तरह से कानूनी, मानवाधिकार आधारित और क्रांतिकारी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर में ज़योनी शासन के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है। दोस्तों अब अरब लीग का इराक को समर्थन मिल गया है, ऐसी खबरें सामने आई हैं। इसराइल की ओर से इराक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दी जा रही थी जिसके जवाब में अरब लीग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, अरब लीग के मुताबिक इसराइल की एक कोशिश है कि वो क्षेत्रीय युद्ध को और बढ़ाए और इराक की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाए। इराक के विदेश मंत्री ने इसराइल की धमकी को एक बहाने के तौर पर देखा है और कहा कि इसराइल गलत बहाने बना रहा है ताकि वो अपनी आक्रामकता जारी रख सके। दोस्तों रूस और यूक्रेन को लेकर भी एक खबर सामने आई है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर यूक्रेन चीन से अपना जो सैन्य रिश्ते हैं वो खत्म कर देता है तो वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे, लेकिन रूस के लिए ये बात मानना बहुत मुश्किल है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।